दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल लॉबी के प्रेशर में आके, दबाव में आके ईरान पर हमला तो कर दिया, लेकिन क्या गलत जगह हाथ डाल दिया, गलत डिसीजन ले लिया मिस्टर ट्रंप ने। और सबसे अहम बात, न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका की मीडिया, अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि ट्रंप ने बड़ा रिस्क ले लिया ईरान पर हमला करके, क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा अगर मिसाइल का जखीरा किसी देश में है तो ईरान के पास है। बिग रिस्क टेकन बाय मिस्टर ट्रंप। कौन कह रहा है? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, अमेरिका। अब दोस्तों, जब मैंने यही सवाल मिडिल ईस्ट के जाने माने एक्सपर्ट सईद नकवी साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि झगड़े की जड़, जंग की जड़ नेतन्याहू है। और ये जो सारी साजिश दिख रही है जिसके ट्रैप में मिस्टर ट्रंप आ गए, उसके पीछे नेतन्याहू है, बेंजामिन नेतन्याहू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। मिस्टर सईद नकवी 55 साल से मिडिल ईस्ट पर फोकस कर रहे हैं और इस उम्र में भी पल पल की खबर रखते हैं मिडिल ईस्ट की। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल, क्या मिस्टर नेतन्याहू ने फाइनली ट्रंप को फंसा दिया ईरान की जंग में? और ये जो जंग है, क्या ये लंबी खिंच सकती है? और लंबी खिंची तो रशिया और चाइना का क्या रोल होगा? क्या ईरान के साथ आएंगे प्रत्यक्ष तौर पे? और क्या एक रीजनल वॉर जैसी ये शेप ले सकती, जैसा कि अली खामना, ईरान के सर्वोच्च नेता, ने कहा था? और अल्टीमेटली क्या अमेरिका और नेतन्याहू, अमेरिका और इजराइल दोनों प्रेशर में, जबरदस्त प्रेशर में, कहीं ना कहीं जो असेसमेंट है, चाहे वो मोसाद का हो जो खुफिया एजेंसी इजराइल की है, या फिर CIA का हो जो अमेरिकन एजेंसी, इन दोनों एजेंसियों का असेसमेंट ईरान को लेकर क्या गलत होने जा रहा है? मुझे लगता है कई ऐसे सवाल हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सईद नकवी को सुनते हैं। 55 बरस से मिडिल ईस्ट पर फोकस। सुनिए सईद नकवी साहब को, एक एक लफ्ज पर गौर करिएगा। नकवी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरा जो पहला सवाल है कि अभी तो भाई बातचीत हो रही थी, चौथे राउंड की बातचीत होनी थी, और अचानक नकवी साहब, अचानक हमला। इसे कहते हैं डिसेप्शन। और ये डिसेप्शन यानी अगर कोई मजबूत आदमी किसी मजबूत यानी अपने बराबर की फोर्स से डिसेप्शन चलता है, लेकिन वो रियल फेथ में तुमसे बातें कर रहे हैं, वो तुमसे कहते चले आए हैं कि भाई न्यूक्लियर हमारे यहाँ हमारी रिलीजियस बिलीफ हमको मना करती है कि हम न्यूक्लियर परमाणु हथियार न बनाएं, लेकिन आप चाहते हैं आप आके उसको इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, हमारे यहाँ आके आप देख लीजिए, खोज लीजिए, इसके लिए हम सब तारी हो जाएंगे और बात आगे। लेकिन नेतन्याहू साहब इस कदर परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि ईरान का समझौता अगर पीसफुली हो गया अमेरिका के साथ तो फिर हमारा क्या होगा। और वो उनके यहाँ भी इलेक्शन आ रहे हैं, ट्रम्प साहब खुद भी अभी 8 इलेक्शन हार चुके हैं, अभी नवंबर में उनके यहाँ भी इलेक्शन आ रहे हैं। उनके यूरोप में भी एक खलबली है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है देख लीजिए। वहाँ पे केयर स्टारमर जो हैं वो भी डामाडोल हैं ब्रिटेन में। तो ये सिचुएशन है। देखो, अभी ईरान वाले झगड़े पे अभी पत्ते पूरे खुले नहीं। ये पता चल गया है कि ईरान ने जो कहा था वो कर रहा है, यानी ये कि अगर झगड़ा आपने हमसे जंग हम पे थोप दी तो फिर हम पूरे ये रीजनल जंग होगी। फिर अब उन्होंने उसमें कुवैत को, उन्होंने बहरीन को और उन्होंने UAE को, इन सब कुवतों को उन्होंने इसमें ले लिया है अटैक करके। और पीछे क्या क्या बातें हो रही हैं ये हम नहीं जानते। दोनों चीजें चल रही होंगी इस वक्त। रूस और चीन पीछे बातें कर रहे होंगे और ये अपना गोया एक रिएक्शन, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही था ये कि, लेकिन अभी किस हद तक ये जंग ले जाएंगे ये हमें मालूम नहीं। मैं बार बार ये कहता हूं कि दो चीजें हैं, एक होता है नैरेटिव जो कि मीडिया और इसके जरिए बनाया जाता है नैरेटिव,
और एक होता है फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड। तो नैरेटिव बनाने में उन्होंने नैरेटिव ये बनाया था कि हमने गोया जून में जो हमने हमला किया था तो हमने इनका सारे परमाणु शक्ति इनकी खत्म कर दी थी। अगर खत्म कर दी थी तो फिर झगड़ा किस बात का है भाई? अगर तुमने सभी खत्म कर दिया था तो ये झगड़ा किस बात का है? तुम काहे को इनसे बात कर रहे हो? जाहिर है तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कुछ नहीं किया था और तुम कुछ नहीं कर पाए थे। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था आपसे। आप कह रहे हैं कि पिछली बार आपने बड़ी बात कही नकवी साहब, आपने कहा कि पिछली बार जब ट्रंप ने कहा कि भाई हमने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज नेस्ता नाबूद कर दी हैं, तो जब आपने ईरान की परमाणु शक्ति खत्म कर दी पिछले बार जून में हमला करके, तो अब दोबारा आप अटैक क्यों कर रहे हैं? यानी पहले झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं? मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं कि नेतन्याहू जो हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, वो इतने बेचैन क्यों हैं कि जल्दी से जंग हो, जल्दी से हमला हो, अमेरिका हमारे साथ आए? जल्दबाजी क्यों? उनके खिलाफ मुकदमे हैं। वो जैसे जो लोग वहां अमेरिका में एप्स्टीन फाइल में फंसे हुए हैं वैसे ये यहाँ के मुकदमों में फंसे हुए हैं। इनके खिलाफ सबसे पहली फाइल जो खुलेगी वो ये कि 7 अक्टूबर 2022 को जब इन्होंने 2023 को जब ये सब यहिया सिनवर वगैरह ने जो किया, जो 1200 यहूदी इजरायलीज को मारा, वो आपकी सिक्योरिटी कहाँ थी? आप कहाँ थे? एक तो इंक्वायरी इसी के ऊपर है, यकीनन होगी। नहीं, आपको क्या लगता है कि ये जो जंग है हम देख रहे हैं, ये जंग लंबी खिंचेगी क्या? रशिया चाइना आएंगे? आपको अभी क्या सिनेरियो क्या लग रहा है? पीछे से जल्दी खत्म हो जाएगी? पीछे से इनके पास वो चीजें, मसलन इनके पास SS-400 आ गए हैं जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा बड़े है टेक्नोलॉजी है मिसाइल को रोकने में, मिसाइल रोकने, वो है इनके पास। अच्छा, चाइनीज ने इनको न जाने क्या दिया है। चाइनीज ने पाकिस्तान को जो दिया था वो पाकिस्तान ने सुमदूर में जब इस्तेमाल किया तो हमें समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है ये। तो कुछ इस किस्म की चीजें, सरप्राइजेस कुछ इसमें आने वाले हैं। तो अभी हमको ये देखना है, इसीलिए मैं कह रहा था कि अभी पूरे पत्ते खुले नहीं हैं। आज पहला दिन है, आज कल परसों में अंदाजा हो जाएगा कहाँ कौन कितने पानी में है। लेकिन जो एसिमेट्री है इस वक्त, जितनी बड़ी फौजें ये लाके इन्होंने खड़ी कर दी हैं, वो तो ये है कि अब हम इनको रिजीम चेंज किए बगैर नहीं जाएंगे। तो यहाँ ये है कि मलकुल मौत अड़े हैं कि मैं जान लेके टलूं और सर बसजदा है मसीहा कि मेरी बात रहे। तो ये हो गया है। अब देखते हैं इसमें कौन जीतता है कौन हारता है। अमेरिकन अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि ट्रंप ने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया, कम करके आंका, और ये जो हमला ट्रंप ने किया है इजराइल के दबाव में, इससे अमेरिका को नुकसान होगा, क्योंकि ईरान एक बहुत बड़ी मिसाइल की ताकत है। दुनिया का सबसे बड़ा मिसाइल का जखीरा ईरान के पास है, उसके पास चाइना की टेक्नोलॉजी है। तो ट्रंप कहीं ना कहीं मुसीबत में ना फंसा दें अमेरिका को, ये वहां के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ये हो सकता है, बिल्कुल ये हो सकता है। इस वक्त ट्रंप की, भाई सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया आपके सैंक्शंस के खिलाफ, आपके टैरिफ्स के खिलाफ, समझे? अब आप करें नहीं, मैं नहीं मानता, तो आप हिट किए जाइए। लेकिन ये कि इस तरह से तो आपकी प्रेसिडेंसी अंदर से इम्प्लोड कर सकती है, और लेकिन नवंबर तक तो खींच नहीं पाएंगे आप अगर ऐसे। तो इस वजह से आपको ये करना जरूरी है कि एक दुश्मन, उस दुश्मन जिसको कि आपने एक बुरा नाम दे दिया है, जो कि अमेरिका में आप समझते हैं कि जो कंजर्वेटिव एलिमेंट है और बुजुर्ग कांग्रेस में जो सेनेटर्स हैं, वो सब समझते हैं कि ईरान जो है ये, देखिए साहब, बहुत बड़ा एक रेसिस्ट डायमेंशन अमेरिका की थिंकिंग में राइट विंग के पर्सपेक्टिव पे आया है। हमेशा था, लेकिन ये कि इतना ज्यादा खुल के आएगा इसका नफरत होगी, इतना हमें अंदाजा नहीं है। आपको स्टीव बैनन जो इनके आइडियोलॉग हैं, जो इनके बहुत ही बड़े थिंकर समझे जाते हैं, उनके 2 इंटरव्यूज बैक टू बैक
ये जेनी मेंटॉन बेडोस जो कि एडिटर इन चीफ हैं इकोनॉमिस्ट की, उन्होंने 2 बैक टू बैक, अब ये भाई 2 इंटरव्यूज इकोनॉमिस्ट एक आदमी के क्यों कर रहा है? इसलिए कि उसको ये दिखाई दे रहा है कि ये फ्यूचर में ये थिंकिंग को, ये यहाँ इस किस्म की थिंकिंग को ये इन्फ्लुएंस करते हैं जो कि आगे शायद यहाँ की नेशनल पॉलिटिक्स को कंडीशन करे। ये है, वो देखने के काबिल है वो इंटरव्यूज जो कि उसने। लेकिन नकवी साहब, क्या आपको लगता है ट्रंप को प्रेशर में आना चाहिए था इजराइल के? क्या ट्रंप ज्यू लॉबी के प्रेशर में आ गए? के बारे में तो, इजराइल के बारे में तो आप उसके थॉमस फ्रीडमैन के मज़ामीन पढ़ लीजिए, उनका जो कहता है कि तो बेवकूफ बनाता है ट्रंप को। उसने साफ साफ ये लिखा है कि ये नेतन्याहू के लिए, हाँ, नेतन्याहू इतना बिल्कुल बेवकूफ समझता है ट्रंप को और बेवकूफ बनाता है, साफ साफ। ये उनका मजमून अभी आप निकाल के देख लीजिए अभी। तो आपको क्या लग रहा है कि सारा खेल नेतन्याहू कर रहे हैं, सारी चालाकी, सारा साजिश? ये कि पीस ना आने पाए और अमेरिका का समझौता ईरान से इस मामले में ना हो जाए कि हमें इस रिजीम को हटाना है, क्योंकि इस रिजीम की बका, इस रिजीम का यहाँ रहना हमारे लिए, हमारी जो अकेले सियासत है, इस इलाके में हम एक पावर बन के रहें, वो नहीं रह पाएंगे अगर ईरान रहा। इसलिए ईरान, और ईरान है, आप बाकी सब लोगों को तो आपने निपटा लिया है। अरे आप देख नहीं रहे कि वहां क्या हुआ है इराक में नूरुल मलकी को हटाने के लिए ओबामा ने क्या नहीं किया, और वो वापस आ गए प्राइम मिनिस्टर बन के। आपको क्या लगता है कि अगर ईरान पर हमले और तेज होते हैं तो मिडिल ईस्ट में जो मुस्लिम आवाम है 99%, क्या उसकी सिंपैथी ईरान के साथ इस वक्त है? और अमेरिका की वो अगेंस्ट है, इजराइल के अगेंस्ट है। मैं हुकूमतों की बात नहीं कर रहा, बादशाहों की बात नहीं कर रहा हूं। आप ये देख लीजिए कि अभी जो जेनोसाइड 2.5 साल लोगों ने देखा है लाइव टेलीविजन पे, उसका असर ये है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर दोस्ती इजराइल से बहुत पॉलिटिकली एडवांटेजस नहीं है। लेकिन फिर आप सवाल ये उठता कि फिर ये क्यों करते हैं ट्रंप साहब? वो इसलिए करते हैं कि जो इजरायली लॉबी है, जो कि मल्टी बिलियनर्स जो है वहां के, समझे, जो जिसको कि हम कहते हैं इजराइल लॉबी, वो उनका प्रेशर पड़ता है इनके ऊपर। अच्छा, उसके पैसे के बगैर इलेक्शन वहां हो नहीं सकता। अगर इजराइल लॉबी चाहे तो पूरा आपका जो सेनेट और कांग्रेस खाली हो जाए, जो संसद है, जो पार्लियामेंट है अमेरिका की, जीत नहीं सकते वो लोग। क्या आपको लगता है, आखिरी सवाल नकवी साहब, ये जंग बड़ी जबरदस्त होने वाली है और ईरान कोई वेनेजुएला नहीं, कोई छोटा मुल्क नहीं है, मिलिट्री बहुत वहां की ताकतवर है? जी है, बिल्कुल यही है कि ये अब इन्होंने बिल्कुल तय कर लिया है। डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट एक रियलिटी थी जो सब लोग देख रहे थे, अब से कुछ साल भर से देखना शुरू कर दिया था। उसका जवाब इन्होंने ये निकाला कि डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में हम, जो हमारे साथ यूरोप है, जो कि अपना वेट पुल नहीं कर रहा, उससे अपने आप को कट करते। और अब हमें तुम देखो तो हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत है, हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा असलहे हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। ये अब इसका हम जो चाहे इस्तेमाल करके रिकवर करेंगे अपनी वो इमेज जो कि वेस्ट के डिक्लाइन की हो रही थी। अब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वेस्ट को आप मारिए गोली अभी, तो हम इसी किस्म की हरकतों से, और इनको यकीन नहीं है कि इसमें ये पिट सकते। तो क्या नकवी साहब, आखिरी सवाल, क्या गलत जगह ट्रंप ने हाथ डाल दिया नेतन्याहू के उकसावे में? नहीं, तो ये तो वो उसके बगैर ये आ ही नहीं सकते। उनका जो दामाद है, आप ये देखिए कि दुनिया में आपने कहीं देखा है कि जहां भी मीटिंग्स हो रही हैं उसमें जैरेड कुशनर ट्रंप के दामाद के साथ, उनके ट्रंप के दामाद
हमेशा साथ होते हैं। क्यों? इनको हर जगह ये स्ट्राइक्स कर रहे हैं डील, यहाँ बिलियंस की यहाँ है बिलियन, इनको मुस्तकिल ये पैसे बना रहे हैं कि भाई अभी हमारे पास जो ये मौका है, प्रेसिडेंसी है, तू बेटा साथ लगा रहे इनके, और जहां जहां भी मौका मिले वहां एक, अब ये जो बन रहा है स्कीम कि आप रिवेरा बनेगा इस पे गाजा में, फिलिस्तीन ये में किसके जी। लिए? नकवी साहब बहुत बातें आपने कही। आपने कहा कि नेतन्याहू के उकसावे में ट्रंप जो है कहीं ना कहीं वो उन्होंने गलत जगह हाथ डाल दिया ईरान पर। आपने कहा कि नेतन्याहू नहीं चाहते कि ईरान और अमेरिका में पीस टॉक कामयाब हो जाए। आप कह रहे हैं कि चाइना और रशिया इंतजार कर रहा है कि भाई इस जंग का रुख क्या होता है। आप कह रहे हैं कि अभी सारे पत्ते नहीं खुले, ये जंग ज्यादा दिन तक भी चल सकती है। और पांचवी बात आपने कही, सबसे बड़ी बात, कि ट्रंप कहीं ना कहीं धंधा कर रहे हैं। हर मतलब जंग के अंदर भी अपने दामाद से बातचीत करवा रहे हैं, उनका दामाद हर जगह जा रहा है, डील कर रहा है, यानी पैसे पर निगाह है। और सबसे बड़ी बात, इजराइल की जो पैसे वाली लॉबी है वो ट्रंप को कहीं ना कहीं चला रही है। लेकिन एक बड़ी बात जो दोस्तों नकवी साहब ने कही, 50-55 बरस की पत्रकारिता का सफर है और एक एक्सपर्ट हैं, दुनिया में जाने माने शख्सियत हैं ईरान और इजराइल के मसले पर। ये कह रहे हैं कि साहब अभी भी देखना पड़ेगा कि 2-3 दिन किस तरह से ये अटैक्स होते हैं, तब पता लगेगा कि ये जंग वाकई लंबी चलने वाली है, क्या ये जंग ट्रंप पर भारी पड़ने वाली है। और शुक्रिया हमें नकवी और साहब आपको जी। दीपक, हमें और आपको देखना यह है कि नैरेटिव वो ही कंट्रोल करते हैं, वो हमको जी बेवकूफ ना बना जाए नहीं, आपको। चलिए एक बात और इन्होंने कही, उन्होंने कहा कि जंग में जो नैरेटिव है वो अमेरिका के अखबार, पश्चिम जगत के अखबार ही सेट करते हैं। हमें उनसे गुमराह नहीं होना है, हमें अपनी खबरें खुद सामने लानी होगी। शुक्रिया भाई नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।